पिछले असेंबली इंतखाबात की गलतियों से सबक लेते हुए इस बार जेएमएम इत्तेहाद ने शानदार मुजाहरा किया। कल आए नतीजे के बाद सीएए और मुतनाज़ा मुद्दे हवाई साबित हुए। भूखमरी और मॉब लिंचिंग को लेकर बदनाम रियासत में शानदार मैंडेट के बाद हेमंत सोरेन की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जिस उम्मीद के साथ लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया है, मैं भरोसा दिलाता हूं कि उनकी उम्मीदें नहीं टूटेंगी, चाहे वो किसी भी वर्ग समुदाय के हो। भूख से 22 और मॉब लिंचिंग से 24 लोगों की मौत से बदनाम झारखंड में नई हुकूमत बनने का रास्ता साफ हो चुका है। 25 सीटों तक महदूद रहने वाली बीजेपी के मुकाबले हेमंत सोरेन की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद ने शानदार मुजाहरा किया। झारखंड में अजीम इत्तेहाद को मिली जीत का जश्न बिहार में भी मनाया जा रहा है। पटना से लेकर दिल्ली तक एक दूसरे को बधाइयां दी जा रही है, मुबारकबाद दी जा रही है। और देखिए कि इस जीत से अजीम इत्तेहाद को किस तरीके से एक नई जिंदगी मिली है। झारखंड में जीत पर अजीम इत्तेहाद में जश्न, पटना से दिल्ली तक मुबारकबाद देने का सिलसिला। जीत से आरजेडी और कांग्रेस को मिली बड़ी राहत। जी हां, जीत से आरजेडी और कांग्रेस को मिली बड़ी राहत। जी हां, झारखंड की जीत से आरजेडी और कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि दोनों पार्टियों की साख इस बार दांव पर लगी हुई थी और दोनों ही साख बचाने में कामयाब रहे। झारखंड में मिली जीत से खासकर आरजेडी ने राहत की सांस ली है और इस जीत के बाद आरजेडी की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि वो आइंदा बिहार असेंबली इंतखाबात में इस कामयाबी को दोहराएगी। कि ये संदेश दिल्ली भी हमारी जीत होगी और 2020 में बिहार में भी जीत होगी। यही झारखंड का संदेश है पूरे देश। झारखंड की जीत के लिए झारखंड की जनता को बधाई। ये महागठबंधन लोगों का गठबंधन था, पीपुल्स अलायंस। आज उसकी जीत हुई है। हेमंत जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, तेजस्वी जी ने खुद कहा और कई सभाएं की, तो एक आसमानी मुद्दे हार गए। झारखंड को जल जंगल जमीन की अपने मुद्दे चाहिए थे, थाली की रोटी पर चुनाव लड़ना था। झारखंड में मिली जीत से मैसेज बिहार के अजीम इत्तेहाद की साथी पार्टियों को भी मिल गया है, तभी तो इस जीत में वो भी मुबारकबाद दे रहे हैं। झारखंड के महागठबंधन के सभी साथी यानी जेएमएम, कांग्रेस और राजद को हम बधाई देते हैं। महागठबंधन के साथी को बधाई देता हूँ, खास करके हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बन रही है और ये महागठबंधन की बड़ी जीत है। झारखंड में अजीम इत्तेहाद को जीत मिली है, सरकार बनना तय माना जा रहा है और अजीम इत्तेहाद इस जीत को बिहार की सियासत तक ले जाने की अब कोशिश में जुटेगा। बयानों से तो यही लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएए और एनआरसी की मुखालफत में आज दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा वी द पीपल के बैनर तले मंडी हाउस से जंतर मंतर मार्ग तक मार्च निकाल रहे हैं और जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज दूसरी तंजीमों को भी मुजाहरे में हिस्सा लेने के लिए दावत दी है। सीएए और एनआरसी की मुखालफत में दिल्ली के मंडी हाउस पर तलबा, जमा और दीगर तंजीमों के लोग पहुंचे हुए हैं। हालांकि इस बार दिल्ली पुलिस भी पहले से ज़्यादा मुस्तैद नजर आ रही है और मंडी हाउस और इसके आसपास के इलाकों में सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात है। इसके अलावा तशद्दुद फैलाने वाले लोगों से सख्ती से निपटने की हिदायत दी गई है। और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ इकबाल जुड़ गए हैं। सीधे जामिया का रुख करते हैं। आसिफ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है और जो तलबा की तादाद है उसमें क्या कुछ इजाफा भी होता नजर आ रहा है, क्योंकि हम अमूमन देख रहे हैं कि रोजाना यहाँ पर भीड़ जुटती है, लेकिन बाकी दिनों की बनिस्बत आज कैसा माहौल है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी सारे तलबा जंतर मंतर की तरफ आए हुए थे, तो इसलिए हम भी जंतर मंतर आ गए। और जंतर मंतर क्योंकि आज यहाँ पे जंतर मंतर पे एक बड़ा प्रोटेस्ट होना था और वही जामिया के तलबा हो, चाहे जेएनयू के तलबा हो या फिर डीयू के तलबा हो, वो सभी लोग इस वक्त जंतर मंतर आए हुए थे और जंतर मंतर पे ही ये लोग जुटे थे और अपनी बातों को रख रहे थे। उनके साथ साथ बहुत सारे जो सोशलिस्ट एक्टिविस्ट हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए थे और इन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम ऐसे ही एहतजाज करते रहेंगे। हम
सरकार की बात तभी मानेंगे जब सरकार ये कह दे कि ये बिल वापस ले रही है, और हम तभी उनकी बात को मानेंगे, क्योंकि उन लोगों ने ये भी कहा कि इल्जाम लगाया कि वजीर आजम कुछ और कहते हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह कुछ और कहते हैं, किसी की बात की कोई सच्चाई नहीं है। तो कम से कम इन बातों पर क्लियर करें लोग कि आखिर चाहते क्या है, इस बिल को कैसे वापस ले रहे हैं वो भी बताएं, इसका प्रोफार्मा बताएं कि आखिर कैसे ये लोग वापस ले रहे हैं, तो दूसरी चीज क्या करेंगे। क्योंकि साफ तौर पे इन लोग का मतलब मानना ये है कि पहले सीए के बाद फिर ये एनआरसी लागू करेंगे। प्रधानमंत्री ये जरूर कह रहे हैं कि एनआरसी नहीं लाएंगे, लेकिन गृह मंत्री ने लोकसभा में ये सबको कह दिया है कि अब सीए आ रहा है, उसके बाद एनआरसी आएगी। तो ये तमाम लोगों के जो डर है, जो या मन में जो शंकाएं हैं, जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, गफलत जो है, उसको दूर करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए सरकार को, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। ये लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमारी जितनी भी कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को दूर करने का सरकार को कोशिश करना चाहिए। सहवाल। और इसके अलावा आशिफ एक चीज और समझनी होगी यहाँ पर, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हैं या फिर मार्च निकालते हैं, मगर इसी भीड़ के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसका माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। उन लोगों से भी अलर्ट रहने की जरूरत होती है। इसके अलावा आपसे समझना चाहेंगे कि वहां पर इस वक्त सिक्योरिटी के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम है और वहां पर इस वक्त क्या कुछ तस्वीर बनती नजर आ रही है, क्योंकि हमने देखा था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें शामिल होने की बात करती है, लेकिन जिस तरीके से देखिए तलबा जो है लगातार अपनी मुहिम को खुद ही आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, साफ तौर पे है कि इसमें पॉलिटिकल पार्टी का कोई वैसा साथ दे दें या फिर ये कहें कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ पे सब शामिल हैं, वैसा नहीं है। सब लोग इंडिविजुअल यहाँ पे पहुंच रहे हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। और हम यहाँ पे जो लोग भाग लेने आए हैं उनसे ही पूछ लेते हैं जी, आप लोग यहाँ पे क्या मौजूद है, किस बात को लेकर आप देख रहे हैं। 12-13 दिनों से लगातार किस तरीके का देश के अंदर एक आंदोलन चल रहा है सीए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ, और जिस तरीके की बर्बरता दिल्ली पुलिस ने की है, उत्तर प्रदेश के पुलिस ने की है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मतलब ये संयोजित तरीके से पुलिस को ये ऑर्डर दिया गया है कि जो करना है ये कब तक आप लोग यहाँ पे मतलब ये मुजाहरा नहीं, ये देश का मुद्दा बन चुका है। ये आजादी के बाद या तो आजादी की लड़ाई हुई थी या आजादी के बाद ऐसा आंदोलन अब शुरू हुआ है, और मैं समझता हूं कि जब तक सीए वापस नहीं होगा, जब तक एनआरसी वापस नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि ये आंदोलन रुकने वाला। आप देख रहे हैं दिन ब दिन ये आंदोलन बढ़ता हुआ जा रहा है। छात्रों के अंदर, देश के मजदूरों के अंदर, देश के किसानों के अंदर, देश के नौजवानों के अंदर बहुत ज्यादा रोष है और बहुत ज्यादा गुस्सा है। 5.5 साल से इन्होंने जो मुद्दे थे उस पर काम नहीं किया, रोजगार दिया नहीं, बेरोजगारी इस देश में, भुखमरी, बेरोजगारी, लाचारी, बेबसी इस देश का एक मूल मंत्र बन गया है भारतीय जनता पार्टी का और देश के प्रधानमंत्री का। अब इनको कुछ सोचना चाहिए। आप लोग यहीं रहने वाले हैं, आप लोग प्रोटेस्ट जहां हो रहा है वहां पहुंच रहे हैं? देखिए, ऐसा है, लगातार जिस दिन से पार्लियामेंट से और राज्यसभा से ये पास हुआ, उसके अगले दिन से जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, तो हमारी पूरी टीम लगातार बदस्तूर जारी। आप लोग यहीं रहने वाले जंतर मंतर पे? नहीं सर, हम लोग जाकिर नगर में रहने वाले हैं, ओखला के हैं हम लोग, और हम लोग आज मतलब जो जामिया प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें भी आप? जी शुरू से ही। और हम लोगों की एक ही मांग है कि इस बिल को वापस किया जाए। इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या है सर, एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है सुनिएगा, कि हाँ सर ये बोल रहे थे, ठीक है, ये बोल रहे थे कि मतलब हम जो है सीए मतलब इसमें लाएंगे, फर्स्ट में लाएंगे, उसके बाद आएगा एनआरसी, ठीक है। जो सीएए है ये आप ला के जो बाहर देश के लोग हैं उनको आप यहाँ ला रहे हैं, मगर यहाँ जो देश में लोग भूखमरी से मर रहे हैं, रेप इतना ज्यादा हो रहा है, लोगों के पास नौकरी नहीं है सर। आप मुसलमान को छोड़ो, ठीक है, आप अगर हिंदू की बात ही बोल रहे हो तो भाई साहब कम से कम आप हिंदू को ही तो नौकरी दे दो, आप हिंदू को ही तो रोजगार दे दो। आप हिंदू लड़कियों के साथ में जो रेप हो रहा है, कम से कम आप उनको रेप से तो बचा लो। आप जो है रामलीला के अंदर। अच्छा ये बताइए कि मैं आपकी असल मुखालफत किस बात को लेकर है, किस बात को इशू है? मेरी खास मुखालफत सर इस चीज को लेकर के है कि सरकार मुद्दे की बात नहीं कर रही है, मुद्दे से भड़काने के लिए लोगों को कभी कुछ ला रही है, कभी कुछ। ये पोस्टर किस चीज का है भाईजान? ये जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि जो लोग प्रोटेस्ट में आ रहे हैं और जो लोग प्रोटेस्टर हैं उनको दंगाई कहा, उसके लिए उन्होंने कहा कि उनको कपड़े से पहचानते हैं, तो मैंने उसी के लिए ये दिया है कि आप इसको पहचान लीजिए। जो जामिया में पुलिस कर रही है, दिल्ली गेट पे आपकी पुलिस कर रही है। एक देश एक संविधान,
मैं ये कहना चाहता हूँ एज ए यूथ कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सरकार खत्म करे, बिल्कुल खत्म करे। एनआरसी और जो सीए का जो ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है पूरे देश में, युवा जो इस टाइम कंपनियों में होना चाहिए था, जॉब पे होना चाहिए था, आज वो सड़कों पे। तो इस चीज को खत्म होना चाहिए और अनएम्प्लॉयमेंट पे बात हो, बस जो भी हो बात मुद्दों पे बात हो, ये मुद्दों पर हो बात। आपको भी लगता है कि बात मुद्दों पर हो? आप मतलब मैं सीधी सी कह रहा हूँ कि देखिए देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, लाचारी है, भूखमरी है, महंगाई है, पेट्रोल का दाम आसमान छू रहे हैं, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो रही है, जीडीपी बिल्कुल 4% पे आपकी आ गई है लुढ़क के, डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं। ये तमाम चीजों को भटकाने के लिए, और साथ में एक चीज और बता रहा हूँ आपको, जो कश्मीर में हो रहा है, कश्मीर में भी फोकस रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम लोगों को सुनने में आ रही है कि पीछे से कोई बहुत बड़ी डील तो टूरिज्म को लेके और वहाँ के सिस्टम को लेके तो नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल उस सब सारी कहने वाली बात यह है कि मुसलमान सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार की नीति के खिलाफ है। हमारे को मुसलमान को क्या चाहिए कि एनआरसी खत्म होना चाहिए, सीए खत्म होना चाहिए, सीए खत्म होना चाहिए, एनआरसी खत्म होना चाहिए। ये सारे मतलब मोदी सरकार कर रहे हैं कि मुसलमान खिलाफ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे मुसलमान के सामने कोई भी सरकार है, उससे हमारे का बहस नहीं है। हमारे मुसलमान को समाधान मिलना चाहिए, उसका जो कानून लागू है उस मुसलमानों के हित में लागू होना चाहिए। ये भी वही बात कह रहे हैं आप, भी कह रहे हैं कि जो हमारे असल मुद्दे हैं उन पर बात। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बस हमारे मुद्दों पे बात हो, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात हो। इस टाइम देश में इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, जो युवा जो आज बाहर है, अब ये सब युवा जॉब पे होने चाहिए थे, लेकिन सरकार की नीतियों के खिलाफ सब लोग बाहर। बिल्कुल शहबाज, देख रहे हैं आप सुन रहे होंगे कि लगातार किस तरीके से लोग अपनी बातें रख रहे हैं, किस तरीके से अपनी बातों को यहाँ बताने का तरीका है। देखिए मैं एक दो पोस्टर आपको वहीं से दिखाना, वहीं रुकिए आप, एक दो आपको पोस्टर दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे भगत सिंह से पोस्टर से लेकर और भगत सिंह के पोस्टर हैं, यहाँ पे तमाम जो बड़े महात्मा गांधी हो या भीमराव अंबेडकर हो, उनके पोस्टर बड़े बड़े होर्डिंग हाथों में लेकर ये लोग आए हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। बड़ी बड़ी तख्तियां लोगों ने यहाँ पे तख्तियां ले रखी हैं, अपनी बातों को रखने का एक अंदाज अपना है। और यहाँ सभी वर्ग के हैं, सबसे बड़ी चीज है कि सभी वर्ग के लोग यहाँ पे हैं। आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से अपने प्रोटेस्ट का एक अलग तरीका है, ये लोग अपनी बातों को रख रहे हैं और साफ तौर पर ये लोग बता रहे हैं। मैम एक्सक्यूज मी, ये क्या है, ये आप लोगों ने क्या? सर हम लोगों का ये लीफलेट है सीए और एनआरसी के बारे में। अभी एक्चुअली क्या है कि एक एडुकेटिव कुछ चीजें होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि सभी लोग ये भी समझ सके कि सीए और एनआरसी एक्चुअली में है क्या, और साथ ही साथ हमें इसका विरोध क्यों करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लीफलेटिंग कर रहे हैं। और ये मतलब ये सबको आप कोशिश कर रही है कि सभी लोग इसको लें, सभी लोग इसको पढ़ाई करें, सभी लोग जानें। हाँ जी, हाँ जी। तो सभी आशीष जरा इनसे एक सवाल ये पूछिएगा कि सीएए के मतलब समर्थन में भी लोग पहुंच रहे हैं, कुछ लोगों ने मुजाहरे किए हैं और सड़कों पर निकले हैं, वो भी मार्च निकाल रहे हैं और इसका सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे? की जरूरत है कि एक तो हम वेट नहीं कर सकते कि कब वो एनआरसी लागू करेंगे उसके बाद हम लोग विरोध करेंगे। दूसरी चीज ये कि हमें ये चीज को समझना होगा, सीएए और एनआरसी कोई दो बहुत अलग अलग चीजें नहीं है। इस चीज को पूरे देश की जनता को समझने की जरूरत है। ये लोग तो हम लोगों को बांटने के लिए कुछ लोग समर्थन में भी आ रहे हैं, कुछ लोग समर्थन में प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हर एक जगह पे समर्थन भी होता है और उसका ऑपोजिशन भी होता ही है, ये तो हर जगह होता है। और जो लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका क्या परिणाम होने जा रहा है, सीए और एनआरसी का क्या परिणाम होने जा रहा है, वो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए इस तरीके के प्रोग्राम्स हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लीफलेटिंग हम लोग कर रहे हैं, ताकि सभी लोगों को हम लोग ये भी बता सके कि इसका विरोध हमें क्यों करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए साफ तौर पर शहबाज, कुछ और भी लोग हैं। देखिए जरा ये तस्वीरें देखिए आप कि यहाँ पे किस तरीके से लोग अपने से ये कि सबसे बड़ी चीज ये रही है कि किसी को कोई इनवाइट करके इनविटेशन की जरूरत नहीं, बल्कि खुद से ये लोग यहाँ पहुंचे हैं अपनी बात को रखने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनको आप देखिए, फिर यहाँ देखिए। मैं सबसे कोशिश करूंगा बात करने की और जानने की कि आखिर मैम आपने जो ये पोस्टर लिया हुआ है कि इसके जरिए क्या मैसेज करने का है? मैसेज ये है कि हम सब जानते हैं कि ये सरकार जो है, कोई एक्सेप्ट करे ना करे वो एक अलग मैसेज है, बात है, लेकिन हम सब मानते हैं कि फासिदवादी सोच जो है वो न सिर्फ हम लोग, हमारी अपनी जो आज तक खूबसूरती रही है हिंदुस्तान की, उसे खत्म करने की कोशिश नहीं है। वो कुछ हद तक सक्सेसफुल हुए भी थे। बिल्कुल ये लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है, ये तस्वीर और ये मैसेज, ये बहुत बड़ी चीज है। हिंदुस्तान बिना इस मैसेज के, बिना इस तस्वीर के अधूरा है। आप इस तस्वीर के जरिए यहाँ क्या मैसेज? हाँ, बिल्कुल। अभी जो भी हिंदुस्तान का माहौल चल रहा है और जो हमारी गवर्नमेंट
ऐसे ऐसे कानून लाकर इम्पोज करने की कोशिश कर रही है, जिससे हमारी जो नेचर है, जो हिंदुस्तानियों की नेचर है, उस पर चोट करने का काम कर रही है। और अहिंसा, ये तो गांधी जी ने बोला था कि अहिंसा से ही दुनिया जीती जा सकती है, लेकिन ये उल्टा कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। जो 100-1000 साल से साथ में रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान साथ में रह रहे हैं, उनमें तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक रोज नया नया कानून ले आते हैं, कभी सीए ले आते हैं, कभी एनआरसी बोलते हैं कि लागू कर देंगे। तो ये सब बिल्कुल फैब्रिक को खत्म करने वाला काम कर रहे हैं, जो कि हमारे देश में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। बेशक, तो आसिफ यहाँ पर सीधे तौर पर कहे हैं कि अहिंसा परमो धर्म है और यही गांधी जी का मैसेज था और यही मैसेज अब फैलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हिंसा जो है कोई रास्ता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और इन तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए, इन सभी का शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए भी, और साथ ही आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कुछ और खबरों की जानिब, जहां पर पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का असर कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुबह का दर्जाए हरारत 10 डिग्री सेल्सियस रहा है, जबकि महकमा मौसमियात की माने तो दर्जाए हरारत में और भी गिरावट देखी जा सकती है, जिसे देखते हुए आज तक के लिए सभी स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का असर कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्रों में दिखने लगा है। आपको बता दें कि लखनऊ में सुबह का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है और साथ ही मौसम विभाग ने एक अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में तापमान में और भी गिरावट देखी जा सकती है। साथ ही स्थानीय प्रशासन ने शीतलहर को देखते हुए सभी स्कूलों को 24 तारीख तक बंद रखा है और कई जिलों में स्कूल के या तो टाइमिंग को चेंज कर दिया गया है या उन स्कूलों को बंद रखा गया है। और साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग ने यह भी जताया है कि आने वाले दिनों में जो तापमान में गिरावट देखी जाएगी, उसको लेकर के जिला प्रशासन और साथ ही जो स्थानीय प्रशासन को एक निर्देश जारी किया है कि वहां पे सभी तरह के प्रबंध कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम में और भी गिरावट देखी जा सकती है। कैमरामैन जेपी के साथ लोमस जी मीडिया, लखनऊ। तो पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के सबब दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में लगातार ठंड में इजाफा होता जा रहा है। लगातार चल रही ठंडी हवाओं की वजह से लोगों का घर से निकलना मुहाल हो गया है। लोग अगर घर से निकल भी रहे हैं तो ऊनी कपड़ों की कई लेयर्स पहनकर, हालांकि इसके बाद भी ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ना जारी है और हम आपको बता दें कि शीतलहर के कारण लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अगर आज के तापमान की बात करें तो आज अभी तक 9 डिग्री तापमान दिखा रहा है, जो लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत दे रहा है। लगातार चल रही ठंडी हवाएं, शीतलहरी के कारण लोगों का घर से निकलना मुहाल हो चुका है। एक नोएडा के एक चौराहे में हम पहुंचे हैं, जहां देख रहे हैं कि कुछ लोग आग तापते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब एक यही सहारा बचा है जो लोगों को ठंड से काफी निजात दे। बात करते हैं लोगों से। सर, घर से बाहर निकल रहे हैं तो किस तरीके की दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, बहुत परेशानी पड़ रही है, लोग आगे से ताप रहे हैं। हम भी चल घर से निकले तो हाथ पैर सब ठंडा हो गया। बिल्कुल। और लोगों से पूछते हैं, सर घर से निकल रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है? काफी ठंडी आ रही है। घर से चलने के बाद हाथ काम नहीं कर रहा, लोग का पैर काम नहीं कर रहा है, मजबूरी लोग को आना पड़ता है रोटी के लिए। बुजुर्गों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है ठंड से, उनसे भी बात करते हैं। दादा, आप जब घर से निकल रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है? एकदम ठंडा से गोड़ हाथ एकदम कटवा रहा है, ज्यादा लगता है, बहुत जोर से ठंड इतना पड़ता है काफी। तो कहीं ना कहीं यही एक सहारा अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, जो लोग आग तापते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस सहारे के चलते ही लोग किसी तरीके से अपना दिन का समय जो बाहर निकल रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं, वो किसी तरीके से व्यतीत करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन नरेंद्र के साथ पवन त्रिपाठी, जी मीडिया, गौतम बुद्ध नगर। बड़ा दिन यानी क्रिसमस का त्योहार बुध को मनाया जाएगा और इससे पहले ईसाई समाज के लोगों में इस त्योहार को लेकर जोश और खरोश का माहौल देखा जा रहा है। लोहरदगा में ईसाई मजहब के लोगों में खुशी का माहौल है। ब्रिटिश दौर हुकूमत में बने चर्च को खुसूसी तौर से सजाया जा रहा है। यहाँ पर पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश को त्योहार के तौर पर मनाए जाने की रवायत कई दहाइयों से चली आ रही है। इस बार क्रिसमस को लेकर यहाँ लोगों में काफ़ी खुशी है, जोश है और इस मौके पर जगह जगह पर प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। लोगों में खुशी और मसरत का माहौल है। 150 वर्ष का जुबली जो 1995 में हम लोग स्कूल पादरीपन मंडली पे हम लोग मनाए हैं, जो कि 1995 में मनाया। चर्च का रंगाई पोताई भी हो चुका है और हमारे आसपास के जितने भी गांव टोले के लोग हैं, सभी लोग सहयोग करते हैं इसमें।
जम्मू कश्मीर में जी सलाम आपसे जुड़ी हुई खबरों के साथ साथ आपके मसाइल और आपकी आवाज हुकूमत और हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में जी सलाम लगातार कामयाब भी हो रहा है। अब कुलगाम में भी जी सलाम की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी सलाम पर खबर दिखाए जाने के बाद आखिर अंधेरे में जी रहे लोगों को बिजली नसीब हुई है। एक रिपोर्ट देखिए। प्रॉब्लम हमें 5.5 महीने के बाद मिला है ट्रांसफार्म, तो इसका शुक्रगुजार है हम ये जी सलाम का। तो हमें ट्रांसफार्म मिला 5.5 महीने के बाद। कुलगाम के लैसपुरा इलाके में लोग जी सलाम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो हमारा ये ट्रांसफार्म का प्रॉब्लम है हमें 5.5 महीने के बाद मिला है ट्रांसफार्म, तो इसका शुक्रगुजार है हम ये जी सलाम का। तो हमें ट्रांसफार्म मिला 5.5 महीने के बाद। हमारा मसला था ये जो ट्रांसफार्मर खराब हुआ था, ये 5.5 महीने के बाद आपकी वसात से, आपकी जो चैनल है जी सलाम, इनकी वसात से यहाँ आया है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम जी सलाम जो चैनल है जी सलाम के हम बहुत शुक्रगुजार है कि 5 महीनों के बाद 5.5 महीनों के बाद हमें यहाँ बिजली जो मिली है वो जी सलाम के बदौलत मिली है। आज तक ना कोई यहाँ पे कोई आया है पीडीडी का, कोई भी यहाँ पे मुलाजिम ना आया है ना यहाँ पे कुछ किया। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है इस चैनल के, तो इसलिए हम शुक्र अदा करना चाहते हैं इस चैनल के और आपका भी। वजह है अंधेरे और शदीद सर्दी का सामना कर रहे लोगों की आवाज जी सलाम ने महकमा बिजली के ओहदेदारों और सरकार तक पहुंचाई थी। इलाके में खराब हुए ट्रांसफार्मर को बदलने में महकमे को 5.5 महीने का वक्त लग गया। 5.5 महीने पहले गर्मियों का मौसम था, अब पिछले 1 महीने से जबरदस्त सर्दी पड़ रही है। ट्रांसफार्मर बदलने से पहले जहां मौसम बदल जाए, वहां के लोगों को सरकारी सहूलत का कितना फायदा मिलता होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। होना तो ये चाहिए था कि खराब ट्रांसफार्मर की शिकायत मिलने के फौरन बाद इसे बदल दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बार बार गुहार लगाने के बाद भी जब महकमा पीडीडी के हुक्मरान सोए रहे, तो लोगों को उनको जगाने के लिए एहतजाज और मुजाहरे का सहारा लेना पड़ा। लोगों की नाराजगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने ट्रांसफार्मर में लालटेन टांग कर मुजाहरा किया। परेशान लोगों की आवाज बनकर जी सलाम ने भी इस मुजाहरे को अहमियत के साथ दिखाया और नतीजा आपके सामने है। इलाके में 5.5 महीने बाद ही सही ट्रांसफार्मर लगा दिया गया। लेकिन हमें फिर अगस्त से इतना वक्त गुजर गया, ये ट्रांसफार्मर खराब हो गया। लेते थे लेकिन वहाँ वो कुछ खराब भी बेचते थे। 2-3 बार ये ऐसा किया, लेकिन वो कुछ काम का नहीं होता। उन्होंने बोला कि वहाँ से ट्रांसफार्मर लाओ, हम ठीक करके देंगे। हमने अपनी जेब से पैसे निकाले हैं, अपनी जेब से उनको किराया दिया, यहाँ से ट्रांसफार्मर लेके गए हैं वहाँ तक, वहाँ छोड़ दिया और वहाँ से वापस उन्होंने भेजा था 1 रात के लिए। जब यहाँ उसको कनेक्शन देकर वो सुबह फिर जल गया, उस पर ब्लास्ट हो गया, फिर लेके गया है। 4 बार हमने वैसा ही किया। फिर डीसी के पास भी गए हैं, उनने बोला कल आ जाना, कल गए और उन्होंने बोला 3 दिन के बाद आ जाना। मेहमान आता है, हम परेशान हो जाते हैं, बहुत मायूस हो जाते हैं हम यहाँ पे। तो हमारा ये ट्रांसफार्म का प्रॉब्लम है हमें 5.5 महीने के बाद मिला है ट्रांसफार्म, तो इसका शुक्रगुजार है हम ये जी सलाम का। तो हमें ट्रांसफार्मर मिला 5.5 महीने के बाद। हमारा मसला था ये जो ट्रांसफार्मर खराब हुआ था, ये 5.5 महीने के बाद आपकी वसात से, आपकी जो चैनल है जी सलाम, इनकी वसात से यहाँ आया है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम जी सलाम जो चैनल है जी सलाम के हम बहुत शुक्रगुजार है कि 5 महीनों के बाद 5.5 महीनों के बाद हमें यहाँ बिजली जो मिली है वो जी सलाम के बदौलत मिली है। आज तक ना कोई यहाँ पे कोई आया है पीडीडी का, कोई भी यहाँ पे मुलाजिम ना आया है ना यहाँ पे कुछ किया। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है इस चैनल के, तो इसलिए हम शुक्र अदा करना चाहते हैं इस चैनल के। ट्रांसफार्मर लगाए जाने के बाद मकामी लोग खुश हैं और जी सलाम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन अगर महकमा पीडीडी के ओहदेदार अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाए होते तो शायद मकामी उनका शुक्रिया अदा कर रहे होते। जहां तक जिम्मेदारी की बात है
तो जी सलाम खबरों की जिम्मेदारी के साथ साथ अपनी समाजी जिम्मेदारी भी समझता है और आम लोगों के मसाइल हुक्मरानों तक पहुंचाने का काम करता है। तभी तो लोग जी सलाम को अवाम की उम्मीद कहते हैं और तभी तो लोग जी सलाम को हिंदुस्तान की उम्मीद कहते हैं। कुलगाम से खुर्शीद आलम की रिपोर्ट, जी सलाम।